जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे जो क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ में एक टॉपिक है मैट्रिक्स। उसी के दोस्तों इंट्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चे ये करते हैं कि सिर्फ वो एक्सरसाइज उठाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर देते हैं, जो कि सबसे गलत तरीका है। आप मैथ के किसी भी टॉपिक को पहले तो उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन उसको समझिए कि उसमें प्रॉपर्टी क्या क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टी अप्लाई की गई हैं, तब उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्योंकि अगर आप मान लो पहले ही एक्सरसाइज सॉल्व करना चालू कर देते हैं तो आप 12 के तो सारे सवाल लगा ले जाएंगे, लेकिन जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, जैसे एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया, जब मैट्रिक्स के क्वेश्चन आएंगे तो बेसिक नॉलेज की कमी की वजह से आप एग्जाम बीट नहीं कर पाएंगे, ये गारंटी है। और मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं कि बेसिक नॉलेज उनको मतलब लेने में इंटरेस्ट ही नहीं आता है। तो आप लोग बेसिक नॉलेज से भागिए नहीं, बेसिक नॉलेज को आप पहले से ग्रैब करिए, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाइए। मैं कह रहा हूं बेसिक नॉलेज लेने के बाद आपका जो एक्सरसाइज है वो 70% तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। सारे सवाल चुटकियों में सॉल्व होने लगेंगे। बस आप लोगों को नॉलेज अच्छा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई, सब कुछ शेयर करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों समझते हैं मैट्रिक्स होती क्या है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे दोस्तों अगर कुछ नंबर हम लें जो रियल नंबर है और कुछ नंबर लें जो इमेजिनरी नंबर है, आप रियल भी सारे नंबर ले सकते हैं, सारे इमेजिनरी भी ले सकते हैं। उन नंबरों को यदि अगर हम रो में और कॉलम में एक प्रकार से सेट करके रख दें तो जो हमें टेबल मिलती है उसी टेबल को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। अब दोस्तों जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कोई से नंबर हमने ले लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जैसे हमने ले लिया है और इसको बड़े वाले कोष्टक में भर दिया है, तो इसी को दोस्तों हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। इसी चीज को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसमें आप लोगों को रो और कॉलम समझनी होगी कि रो कौन सी होती है और कॉलम कौन सी होती है। दोस्तों जो ऐसे ऐसे लिखी जाती हैं, जो ऐसे ऐसे होते हैं, इनको हम लोग रो बोलते हैं, मतलब पंक्ति बोलते हैं। जैसे ये पहली रो है, मतलब ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी रो है, मतलब दूसरी पंक्ति है, और ये वाली तीसरी रो है, मतलब तीसरी पंक्ति है। ठीक। और इधर जो ऐसे खड़े खड़े लिखे जाते हैं इनको दोस्तों हम लोग स्तंभ बोलते हैं या कॉलम बोलते हैं। जैसे ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। और इनके अंदर जितने भी ये जो नंबर लिखे होते हैं इनको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। मतलब जैसे ये नंबर है, ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं कि ये सारे क्या है, एलिमेंट है। ठीक। अच्छा, अब इसका ऑर्डर भी आप लोगों को लिखना होता है। जैसे ये मान लो कोई मैट्रिक्स दे दी गई है और पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या है, तो दोस्तों ऑर्डर हम लोग कैसे लिखते हैं, ऑर्डर इसी के साइड में यहाँ पे ऑर्डर लिखा जाता है m क्रॉस n, जहाँ पे दोस्तों m क्रॉस n क्या होता है कि m जो होती है वो पंक्तियों की संख्या होती है और जो n होता है वो स्तंभों की संख्या होती है। मतलब पंक्ति का मतलब रो पहले लिखे जाएंगे कितने रो हैं और n कितने कॉलम यूज किए गए हैं वो लिखे जाएंगे। जैसे इसमें कितने मतलब कितने रो हैं, 1 2 3 रो थी। ठीक। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 रो है और 1 2 3 कॉलम है, तो मतलब इसका ऑर्डर हमारा क्या बनेगा, 3 × 3। मतलब इसमें टोटल एलिमेंट अगर हमें काउंट भी करना है तो सिर्फ ऑर्डर को ही मल्टीप्लाई कर लो, पता चल जाएगा इसमें कितने एलिमेंट यूज किए गए हैं, 9 एलिमेंट यूज किए गए हैं। अब जैसे दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए इसी के एग्जांपल पर, जैसे आप लोगों से पूछा जाए 1 2 3 जैसे ये है, अब इसमें कहा जाए कि आप बताइए इसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने कॉलम हैं, तो कुछ बच्चे जो समझ गए मेरी बात वो बताएंगे अच्छा एक ही पंक्ति है, मतलब रो जो है वो एक है लेकिन कॉलम 3 हो जाएंगे। कैसे, ये वाला पहला कॉलम हो जाएगा, ये दूसरा कॉलम हो जाएगा, ये तीसरा कॉलम हो जाएगा। मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा कि एक पंक्ति है और 3 कॉलम है। दोस्तों आप लोगों को ये हमेशा याद रखना है, पंक्तियों की संख्या पहले लिखनी है और कॉलम बाद में लिखने हैं। लेकिन अगर ऑर्डर आप चेंज करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग समझना। अच्छा दोस्तों, अगर अब इन नंबरों की अगर पोजीशन बताई जाए कि पोजीशन आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी नंबर की पोजीशन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए जैसे मान लो पोजीशन के लिए टेबल है, इन सभी की पोजीशन के लिए एक टेबल जैसे A11 A12 A13 A
A21, A22 और A23 इनका अर्थ क्या है दोस्तों अभी हम बताते हैं। A31, A32 और A33 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब दोस्तों A11 का मतलब है कि पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ है। ये क्या है कि ये पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ है। मतलब ये सारे अवयव इसी प्रकार से डिफाइन किए जा सकते हैं। जैसे मान लो अगर इसको बोले A23 का अर्थ क्या है कि A23 मतलब दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ का अवयव हो। ये जो अवयव है वो दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में रखा गया है। आप लोग खट से समझ जाएंगे। अब जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि A31 का क्या अर्थ हुआ, A31 का अर्थ दोस्तों ये हुआ कि ये तीसरी पंक्ति का पहला अवयव है। तीसरी पंक्ति और का पहला अवयव ये कैसे कह सकते हैं, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव है। जैसे ये वाला है तो ये तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ पे रखा गया है, ये ऐसे हो जाएगा। अब इसमें साइन आप लोगों को भी समझना है कि कहाँ पे साइन होता है। दोस्तों ये वाला जो है वो प्लस होता है, ये माइनस, ये वाला प्लस, ये सब इनकी पोजीशन है साइन की। ये प्लस माइनस प्लस, ये वाला माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये वाला प्लस फिर माइनस और ये वाला प्लस, ये इनके साइन होते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, कुछ लोग शॉर्ट तरीके से भी इनके साइन याद रखते हैं। जब कभी भी हम इसका विस्तार करते हैं, प्रसार करते हैं, आगे चल के अभी प्रसार करा जाएगा या विस्तार किया जाएगा, तो इसमें हमें साइन का यूज करना पड़ेगा। अब साइन का यूज करने के लिए दोस्तों हमें कैसे शॉर्ट तरीके से कैसे याद करें कि ये साइन याद हो जाए। जैसे अगर जैसे 13 लिखा है तो अगर इन नंबर का जो सम, मतलब इन नंबर को अगर जोड़ा जाएगा, अगर जोड़ अगर इवन आता है तो प्लस होगा और अगर ऑड आता है तो माइनस होगा। जैसे 13 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 मतलब यहाँ पे इवन आ रहा है, ये इवन नंबर है, मतलब ये वाला प्लस वाली पोजीशन पे है, ये वाला प्लस वाली पोजीशन पे है। लेकिन जैसे अगर 823 आया, 823 आया तो इन नंबरों को जोड़ो कितना होगा, 2 और 3 5, ऑड आया, और जैसे ही ऑड आया मतलब ये वाला नंबर माइनस वाली पोजीशन पे है, माइनस वाली पोजीशन पे रखा गया है। समझे बात। अब देख लेते हैं, जैसे 23 है तो 23 देखो माइनस वाली पोजीशन पे है। अब जैसे इसी प्रकार से जैसे हम अगर आपसे कहें कि 822 बताइए जरा, तो देखो कुछ बच्चे कहेंगे 2 2 मिलकर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब इवन नंबर है। इवन जैसे ही आया ये समझ जाएंगे यहाँ पे कौन सा होगा, प्लस होगा। मतलब ये शॉर्ट तरीका है इनके जो है साइन सर्च करने का। और दोस्तों जब इनको हम कभी लिखते हैं मैट्रिक्स के रूप में, जब कभी हमें लिखना होता है तो सिर्फ हमें इसे AIJ से हम डिनोट कर देते हैं। AIJ का मतलब ये पंक्ति बताती है, I की पंक्ति है, और ये क्या बताता है, J स्तंभ बताता है। क्योंकि जब कभी भी क्वेश्चन हमें लगाने के लिए आएंगे तो इसी प्रकार से दे दिया जाएगा कि AIJ है। AIJ मतलब आप लोगों को I सेलेक्ट करना होगा, I 1 2 3 रखना होगा, फिर J 1 2 3, इसी प्रकार से आप सारे निकाल सकते हैं। जब I 1 रखेंगे तो J की वैल्यू चेंज करेंगे 1 2 3, फिर I की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो फिर J की वैल्यू चेंज करेंगे 1 2 3, फिर जब I की वैल्यू 3 रखेंगे तो फिर J की वैल्यू चेंज करेंगे 1 2 3। ये सारे अवयव मिलते चले जाएंगे। दोस्तों इसी टेबल को आप लोग याद रखना है, इसी टेबल से हम जो है सारी मैट्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे। इसका ऑर्डर दोस्तों क्या है, 3x3 है, 3x3 है। लेकिन अब अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम 2x2 की भी मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे 2x2 की अगर हमें मान लो बनाना है तो हम फिर कैसे बना सकते हैं, A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, A21 हो जाएगा और A22 हो जाएगा। इस प्रकार से हम 2x2 की भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसका ऑर्डर है 2x2। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब जैसे ये आप लोग थोड़ी सी बेसिक जानकारी इसके बारे में थोड़ा जान गए हैं, लेकिन जैसे आप लोगों से अगर हम पूछें कि ये वाली मैट्रिक्स, ये वाली, इसमें कितने कॉलम हैं और कितने रो हैं, तो आप लोग कैसे बताएंगे कितने कॉलम है कितने रो हैं। तो कुछ बच्चे बताएंगे अच्छा ये मतलब कॉलम एक ही है, मतलब यहाँ बताएंगे कॉलम एक है लेकिन कॉलम कह रहे हैं, रो एक है लेकिन कॉलम 1 2 3 4 5, कॉलम 5 है, कॉलम 5 है, मतलब इसका ऑर्डर हो जाएगा 1x5। लेकिन अगर दूसरी प्रकार से हम चेंज कर दें, थोड़ा सा चेंज कर दें, जैसे लिख दें कि 1 2 3 4। अब जैसे इसमें पूछें तो इसका ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, बताइए जरा, बताइए जल्दी से बताइए। तो हाँ, जो बच्चे समझ गए हैं वो सही है। क्या समझ गए हैं कि कॉलम 1 कॉलम निकल रहा है, रो 1 रो 2 रो 3 और रो 4। मतलब
इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 4, 1 2 3 4 पंक्तियां हैं और कॉलम कितना है? कॉलम 1 कॉलम है ना। तो मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4 × 1। मतलब पहले क्योंकि है ना रो लिखा जाता है और बाद में क्या लिखा जाता है? कॉलम लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा? 4 × 1। ये दोस्तों इसका ऑर्डर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम कुछ मैट्रिक्स के टाइप देख लेते हैं कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं और फिर उनको हम किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को नोट करके रखनी है, ये चीज याद करके रखनी है। जैसे किसी भी मैट्रिक्स में जितनी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है, आप उस मैट्रिक्स को कितनी प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब इस मैट्रिक्स को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, जबकि ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे ऑर्डर अगर इसका रहे 3 × 3 रहे तो इस मैट्रिक्स को आप कितनी प्रकार से लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा रूल है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। मतलब एक एलिमेंट है तो या तो उसको आप रो में लिख सकते हैं या फिर कॉलम में लिख सकते हैं। मतलब एक एलिमेंट की पोजीशन कितनी है? 2 है। उसके बाद उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट यूज किए गए हैं, कितने तत्व हैं। तो जैसे इस मैट्रिक्स में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। मतलब इसको हम 2 की पावर 9 प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि एक एलिमेंट की पोजीशन 2 है और टोटल कितने एलिमेंट हैं? 9 है। तो 2 की पावर 9 मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 512 आएगा। मतलब इस मैट्रिक्स को हम बिना ऑर्डर चेंज किए हुए 512 प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब ऑर्डर चेंज नहीं होगा। एलिमेंट जैसे मान लो कुछ बच्चे क्या कहेंगे कि एक यहीं पर रख देंगे, फिक्स कर देंगे, इन सारी नंबरों की पोजीशन चेंज करते रहेंगे, 2 यहां रखेंगे, फिर 3 यहां रखेंगे, फिर 5 यहां रखेंगे, फिर 6 रखेंगे। मतलब सारे अवयवों की पोजीशन चेंज करते रहेंगे और मैट्रिक्स बदल बदल के बनाते रहेंगे। बहुत ही अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चंस कभी शॉर्ट इसमें आ जाता है। एनडीए में ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, एयरफोर्स में पूछा गया है कि अगर किसी मतलब मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट हैं तो उसको कितनी प्रकार से आप डिनोट कर सकते हैं। ऑप्शन रहता है 256, 128 है ना, 512 या 1024, ऐसे ऑप्शन रहता है। अगर बच्चे पढ़े होते हैं तो समझ जाते हैं। जैसे अगर आप लोगों से कहें आप बताइए, अच्छा 4 एलिमेंट है, तब 4 एलिमेंट है तब इसको कितनी प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। तो जो बच्चे समझ गए हैं वो बताएंगे 2 की पावर 4। मतलब ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ये भी उसमें लिखा रहेगा कि ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ऑर्डर अगर 24 मतलब 2 × 2 है तो ऑर्डर 2 × 2 ही रहना चाहिए। तो 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 16। मतलब इस मैट्रिक्स को हम 16 प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब 16 टाइप से लिख सकते हैं। और इसी में दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो जिसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। जैसे अगर कहेगा कि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं, अब बताओ उस मैट्रिक्स को हम कितने ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? 2 की पावर 24 लगा देते हैं, जबकि गलत हो जाता है। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन ये कहता है कि उनका क्रम हम बदल कर कितनी प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब इसमें क्या है? ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। उसमें क्या कहता है कि कितने क्रम बदल कर लिख सकते हैं। जैसे मान लो किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं, कितने हैं? 24 एलिमेंट है। अब ये कहेगा कि इसको हम कितनी प्रकार से लिख सकते हैं, इस मैट्रिक्स को हम कितनी प्रकार से लिख सकते हैं, जबकि आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों जब ऑर्डर चेंज करना है तो क्या देखेंगे हम? इसके जितने भी मल्टीपल्स होते हैं उन्हें हम देखना है कि कितने मल्टीपल्स हैं। जैसे मान लो 24 के कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं? 8 3 जा 24 होता है कि नहीं होता? होता ना। मतलब 8 3 जा 24, 8 3 जा हो गया। दूसरा मल्टीपल्स क्या? मतलब जितने मल्टीपल्स है पहले वो ढूंढो। आप दूसरा क्या बोलेंगे? कुछ बच्चे कहेंगे 6 4 जा 24 होता है, ठीक है, ये भी मान लिया हमने। और 12 2 जा 24 होता है, बिल्कुल होता है। और मल्टीपल्स बताओ। और 24 1 जा 24 होता है कि नहीं होता है? मतलब ये सारे ऑर्डर हैं। अब जैसे इनको ऑर्डर को हम कैसे लिखेंगे? हम 8 पंक्तियां मतलब 8 पंक्ति लिख सकते हैं। 8 पंक्तियां मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 पंक्तियां लिख सकते हैं और 3 स्तंभ लिख सकते हैं। या फिर कुछ बच्चे सोचेंगे नहीं, हम सिर्फ 3 पंक्तियां लिखना चाहते हैं और 8 स्तंभ लिख देंगे, ठीक। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं, जैसे 6 मतलब 6 पंक्तियां रखेंगे और 4 स्तंभ लिख देंगे। कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं कि 4 पंक्तियां लिख सकते हैं और 6 स्तंभ कर सकते हैं कि नहीं? अभी हम करके दिखाते हैं, एक प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। जैसे 12 × 2 है तो 12 आप पंक्तियां कर सकते हैं या फिर 2 स्तंभ कर सकते हैं, या फिर 2 स्तंभ करने के बाद आप 2 पंक्तियां करने के बाद 12 स्तंभ कर सकते हैं। मतलब पहली वाली पंक्ति होती है, बाद वाला क्या होता है? स्तंभ होता है, ठीक है।
निकल जाता है मुंह से, तो क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या हो सकता है, या तो फिर 24 पंक्तियां एक स्तंभ कर सकते हैं या फिर एक पंक्ति करके 24 स्तंभ लिख सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देखो दोस्तों इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसमें 8 जो है वो रो है और कितने कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है, ये जैसे था। इस प्रकार से हम दोस्तों अब हम क्या कर सकते हैं, 3 रो रख सकते हैं, मतलब केवल 3 रो रखें 1 2 3 और सभी में 8 जो है एलिमेंट लिख दें। इस प्रकार से हम जो है मैट्रिक्स को जो है बना सकते हैं। ठीक है, अगर इसी प्रकार से आप लोगों से एक कह दिया जाए, बताओ अच्छा 13 का आप ऑर्डर चेंज करके मतलब क्रम बदल के कितनी प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि देखो दोस्तों 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, मतलब विषम संख्या है और अभाज्य विषम संख्या है। ठीक है, तो ये किसी के टेबल में नहीं आते, तो इसके सिर्फ 2 हो सकते हैं। कौन सा हो सकता है, या तो एक हो सकता है मतलब एक पंक्ति रहे और 13 स्तंभ हो जाए, या फिर 13 पंक्तियां रहे और सिर्फ एक स्तंभ हो जाए। ठीक, मतलब या तो सिर्फ ऐसे लिखते चले जाओ या सिर्फ ऐसे लिख चले जाओ, क्योंकि इसके और कोई मल्टीपल्स नहीं हो सकते हैं। तो मतलब प्राइम नंबर को सिर्फ 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से जितने भी मल्टीपल्स हो सकते हैं उतने प्रकार से हम मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज करके उसको हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि मैट्रिक्स के कुछ टाइप देख लेते हैं और उनको किस प्रकार से ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई देख लेते हैं। अब देखते हैं कि मैट्रिक्स के कुछ टाइप, जो इंपॉर्टेंट टाइप हैं, इनके बारे में आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं क्षैतिज मैट्रिक्स क्या होती है, मतलब हॉरिजेंटल जिसको बोलते हैं, क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह दोस्तों ये क्या होता है, हॉरिजेंटल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है तो उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज आव्यूह बोलते हैं। मतलब जैसे अगर पंक्तियां 2 हैं, स्तंभ 4 हैं, मतलब अगर स्तंभ ज्यादा और पंक्तियां कम हैं तो उसको हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें देखो पंक्तियां सिर्फ 2 हैं, रो 1 और रो 2, लेकिन कॉलम बहुत ज़्यादा है, ये 1 ये 2 ये 3 है ना, ये 4 और ये 5, मतलब 5 कॉलम है और सिर्फ 2 पंक्तियां हैं। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह। ठीक है, ये आप लोगों को बेसिक जानकारी होनी चाहिए, इसलिए जल्दी जल्दी से हम इन सभी को बता देते हैं। दूसरा दोस्तों क्या होता है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, मतलब इसको बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक, अच्छा अब इसमें क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा होती है तो उसे हम लोग ऊर्ध्वाधर आव्यूह बोलते हैं। मतलब जिसमें पंक्तियां ज्यादा होती हैं और जो है स्तंभ कम होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। फॉर एग्जांपल इसमें भी देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसे इसमें देखो पंक्तियां ज्यादा हैं, जैसे ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये क्या है तीसरी पंक्ति, ये क्या है चौथी पंक्ति, मतलब 4 पंक्तियां हैं और कॉलम कितने हैं, सिर्फ पहला कॉलम दूसरा कॉलम, 2 कॉलम है, मतलब इसमें कॉलम कम है और जो है पंक्तियां ज्यादा हैं, इसलिए इसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ठीक, उम्मीद करते हैं ये चीज बढ़िया से समझ में आ रही होंगी। थर्ड पार्ट इसका देख लेते हैं दोस्तों। थर्ड पार्ट है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। वर्ग आव्यूह तो ये तो इंग्लिश आप लोग जान ही गए होंगे, कौन सी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। दोस्तों इंग्लिश भी आप लोगों को जानना होगा, क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश से भागते हैं, मतलब डरते हैं। लेकिन आप इंटर के बाद क्या करोगे, बीएससी करोगे, बीएससी करोगे, बीटेक करोगे, जो भी कुछ भी पढ़ोगे सारा इंग्लिश टू इंग्लिश मिलने वाला है। फिजिक्स भी इंग्लिश में, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ इंग्लिश में मिलने वाला है। तो इंग्लिश से भागो नहीं, बचो नहीं, इंग्लिश को साथ में अप्लाई करना सीखो। कुछ बच्चे कहते हैं इंग्लिश से हमें क्या मतलब है, इंग्लिश से मतलब है क्योंकि इंटर के बाद सब कुछ आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें इंग्लिश में भी सीखते रहिए। ठीक है, अच्छा वर्ग आव्यूह क्या होता है,
जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभ, मतलब जिसमें रो और कॉलम बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे अगर 2 कॉलम है तो 2 पंक्तियां होनी चाहिए, 2 स्तंभ है तो 2 पंक्तियां होनी चाहिए, 3 स्तंभ है तो 3 पंक्तियां होनी चाहिए। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग वर्गाव्यूह कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4। अब इसमें देखो 2 पंक्तियां हैं, ये पंक्ति एक हो गई, ठीक, और ये दूसरी पंक्ति हो गई, और 2 ही कॉलम है, ये कॉलम पहला हो गया, ये कॉलम दूसरा हो गया। इसमें 2 पंक्तियां और 2 कॉलम है, तो ये इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, वर्गाव्यूह, मतलब जिसमें ऑर्डर बिल्कुल सेम होता है। या इसको 3x3 में लिख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें देखो कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं। ये देखो पहली पंक्ति, ये दूसरी और ये तीसरी, 3 पंक्तियां हैं, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, 3 कॉलम है। तो इसमें जब कॉलम और रो बिल्कुल सेम होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गाव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से ये बात मेरी समझ रहे होंगे। अच्छा, अब इसका 4th पार्ट देख लेते हैं दोस्तों। अब आता है पंक्तियाव्यूह, मतलब रो मैट्रिक्स। पंक्तियाव्यूह क्या होती है, ये सब चीजें जो दोस्तों आपके नॉलेज में होनी चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, अच्छा, रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है, उसे हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब सिर्फ एक ही पंक्ति हो, जैसे 1 2 3 4। दोस्तों इसे हम लोग पंक्तियाव्यूह कहते हैं, जिसमें केवल एक मैट्रिक्स होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्तियाव्यूह। समझ गए होंगे, ठीक। इसमें ज़्यादा चीज़ एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं। अच्छा, 5th पार्ट देख लेते हैं। अब आता है स्तंभाव्यूह। स्तंभ का मतलब दोस्तों क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। स्तंभाव्यूह, स्तंभाव्यूह मतलब इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, उसे हम लोग स्तंभाव्यूह कहते हैं, मतलब केवल एक स्तंभ हो। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 देखो, या फिर ABC, कैसे भी लिख सकते हैं, मतलब जिसमें केवल एक स्तंभ हो, केवल एक स्तंभ हो, उसे हम लोग स्तंभाव्यूह कहते हैं। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में थोड़ा डिफरेंस है, इसमें क्या होता है, केवल एक होता है। ठीक है, अच्छा, इसका 6th पार्ट आप देख लेते हैं। 6th पार्ट दोस्तों आता है शून्याव्यूह। शून्याव्यूह मतलब जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके मतलब सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, शून्य मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 0 0 0 0, 2x2 में सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, या 3x3 में जीरो हो जाएं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये सारे क्या है, शून्याव्यूह हैं। और दोस्तों इसको जब हमें डिफाइन करना होता है तो इसको हम O से डिनोट करते हैं। इसको जब डिनोट करते हैं, काहे से डिनोट करते हैं, O से डिनोट करते हैं। तो O से हम समझ जाते हैं कि ये शून्य मैट्रिक्स है या शून्याव्यूह है। ठीक है, चलिए और मैट्रिक्स का टाइप देख लेते हैं। 6 हो गया, 7 टाइप देख लेते हैं। दोस्तों ये आता है इकाई आव्यूह, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, जिसके विकर्ण में केवल एक होता है, विकर्ण में मतलब जिसके विकर्ण में केवल एक होता है और बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, इसे हम लोग इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह भी कहते हैं। मतलब जिसके विकर्ण में केवल एक हो। जैसे अगर 2x2 की बात करें तो 1 0 0 1 हो जाएगा, या फिर अगर 3x3 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा हो जाएगा अगर 3x3 की बात करें। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज काफी होगा, तो आप लोगों को ये थोड़ा बात याद रखना है। इकाई आव्यूह मतलब यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 मतलब जिसके विकर्ण में केवल एक होता है, उसे हम लोग इकाई आव्यूह कहते हैं। और दोस्तों इसको जो डिनोट करते हैं वो काहे से डिनोट करते हैं, आई से।
ठीक। अच्छा, इसका यूज कैसे किया जाता है, जैसे जब कभी भी हम जैसे मान लो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर हमें मैट्रिक्स 2x2 की होगी तो हम अपने आप से ये टेबल मान लेंगे आई की वैल्यू 1001। मतलब अगर मैट्रिक्स 2x2 की सॉल्व कर रहे हैं तो जो इकाई अब भी माना जाएगा 2x2 को मान लिया जाएगा। अगर मैट्रिक्स क्वेश्चन में 3x3 की है तो हम अपने अकॉर्डिंग जो इकाई मतलब जो यूनिट मैट्रिक्स मान लेंगे वो 3x3 की मान लेंगे, मतलब ये वाली मान लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देख लेते हैं विकर्णाभ्यू मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, उसको देख लेते हैं। विकर्णाभ्यू, विकर्णाभ्यू को बोलते हैं दोस्तों डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। दोस्तों विकर्णाभ्यू क्या होता है, केवल जिसके विकर्ण में नंबर होते हैं और बाकी सारी एलिमेंट जीरो होते हैं उसे हम लोग दोस्तों विकर्णाभ्यू कहते हैं। अब नंबर कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 हो सकते हैं, 3 4 5 हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, केवल विकर्ण में नंबर होने चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं 2 0 0 0, यहाँ ले लेते हैं माइनस का 5 0 0 0, यहाँ ले लेते हैं 4। ठीक, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3, मतलब जिसके केवल जो है डायगोनल में ही नंबर होने चाहिए उसे हम लोग विकर्णाभ्यू बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक। अच्छा दोस्तों, यूनिट मैट्रिक्स में क्या था, यहां पे नंबर होने चाहिए लेकिन सिर्फ एक होना चाहिए, उसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। इसमें क्या है, यहां पे कुछ भी नंबर हो लेकिन सिर्फ विकर्ण में हो। थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग रखना, ठीक, क्योंकि अभी आप लोग मिक्स ना कर दें इसलिए डिफरेंस रखना, क्योंकि अब आ रहा है अदिशाभ्यू। अदिशाभ्यू, अदिशाभ्यू ये भी बिल्कुल सेम जैसा है, तो इसलिए कंफ्यूज आप लोग बिल्कुल मत होना। इसको बोलते हैं दोस्तों स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसके विकर्ण में जो भी संख्या लिखी हो वो समान हो, मतलब सेम हो। जैसे अगर 2 लिखा तो 2 2 2 हो, 3 लिखा तो 3 3 3 हो, 4 लिखा तो 4 4 4 हो। अगर सारी संख्या सेम है तो उसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स या अदिशाभ्यू बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाए तो यहाँ जैसे 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ऐसा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जो हमारी इकाई अभ्यू है वो भी अदिश है। हाँ दोस्तों है, लेकिन उसमें एक एक है, एक होता है, इसलिए उसे यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके अलावा सारे नंबर छोड़ के जो भी नंबर अगर सेम सेम आएगा उसे हम लोग अदिशाभ्यू बोलेंगे। जैसे अगर मान लो 2 आ गया तब भी ये क्या हो जाएगा, 2 2 2 अगर विकर्ण में आ गया तब भी इसको हम क्या बोलेंगे, अदिशाभ्यू बोलेंगे। लेकिन अगर एक आ गया तो फिर वो यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगी, इकाई अभ्यू हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये इतने जो है वो मैट्रिक्स के टाइप थे। अब थोड़ा सा अच्छी जानकारी देते हैं। ये सारे जानकारी आप लोग याद रखना, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अदिशाभ्यू कौन सा है। 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा कौन सा अदिशाभ्यू है। अगर जानकारी ही नहीं होगी तो आप लोग कैसे कर पाएंगे ना, तो ये जानकारी होनी चाहिए आप लोग, क्योंकि अब सीनियर छात्र हैं, इंटर के छात्र होते हैं, मतलब सारी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि आप इसके बाद अब बीए करेंगे, ग्रेजुएशन हो करेंगे, फिर आप भी टीचर बनेंगे, तो जब आपको ही सारी जानकारी नहीं होगी तो दूसरे को कैसे बताएंगे, इसलिए जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। ठीक है। अच्छा, अब हम समझते हैं किसके बारे में, कि इनको ऐड कैसे किया जाता है, मतलब जोड़ा कैसे जाता है ना, मैट्रिक्स का सम कैसे किया जाता है। जो मैट्रिक्स है इसको ऐड कैसे किया जाता है, थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, समझना इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आप लोगों को समझना। जैसे a बराबर हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4, ऐसे ये ले लेते हैं, ठीक है। और b बराबर कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, b बराबर ले लेते हैं 3 4 5 6, ये हमने ले लिया 2 मैट्रिक्स। और कहा जाए कि अगर आपसे कहा जाए कि a प्लस b आपको फाइंड करना है तो फाइंड करिए, कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों। मैट्रिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी है, बस जो है आपको इंजॉय के साथ पढ़ना है, लेना है, बहुत मज़ेदार होने वाला सब्जेक्ट। अब कैसे इसको देखो, कैसे जोड़ेंगे। फर्स्ट वाले नंबर में फर्स्ट वाला नंबर ऐड कर दिया जाता है, ठीक। सेकंड वाले नंबर में सेकंड वाला नंबर ऐड कर दिया जाता है। इसी प्रकार से नीचे भी इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट से ऐड कर दिया जाएगा, इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट से ऐड कर दिया जाएगा, हो जाएगी मेरी a प्लस बी आ जाएगी। अगर जैसे a प्लस बी अगर निकाला चाहे इसी का, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 ऐड होगा, मतलब पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। अगर 3 क्रॉस 3 है तो तीसरे में तीसरा जुड़ जाएगा।
अब जैसे 3 में 5 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 में 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6, 4 में 6 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10, हो गया ए प्लस बी। समझ में आई? पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, फिर पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा अगर होता तो जोड़ते चले जाते। सिंपल है ए प्लस बी। अगर इसी तरह से हमें ए माइनस बी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। अगर ए माइनस बी है तो पहले में ये घटा देना है, मतलब पहले में पहला घटाना है, दूसरे में दूसरा घटाना है, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा घटा देना है। सिंपल सा है। अब जैसे अगर मान लो घटाना होता तो एक में हमें 3 घटाना पड़ता, तो एक में 3 घटाना पड़ता तो हमारे पास माइनस का 2 आता, क्योंकि ये 3 बड़ा है। अगर 3 में 5 घटाना पड़ता तो ये बड़ा है, तो इसलिए फिर हमारे पास माइनस का 2 आ जाता। ठीक। और 2 में 4 घटाना पड़ता तो ये फिर बड़ा है, तो फिर यहाँ माइनस का 2 आ जाता। और 4 में 6 घटाना पड़ता तब भी ये बड़ा है, तो ये फिर माइनस का 2 आ जाता। इस तरह से माइनस वाला मिल जाता। उम्मीद करते हैं इसका ऐड और साथ में सब्ट्रैक्ट ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको मैट्रिक्स को जोड़ना आएगा तो इस प्रकार से हम जोड़ लेंगे, और घटाना आएगा, सब्ट्रैक्ट करना आएगा तो इस प्रकार से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लाई, वो आपको समझना है, क्योंकि इसी में सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि कैसे होगा, ये प्लीज सर अच्छे से समझा दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं उसको। अब देख लेते हैं मल्टीप्लाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स के लिए समझना, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, एक ये है, एक मतलब ए बराबर ये मैट्रिक्स दी गई है और बी बराबर कोई दूसरी मैट्रिक्स दे दी गई है, ऐसे मैट्रिक्स दे दी गई है, और कहा जाए मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने के लिए दोस्तों एक सबसे पहले बेसिक फंडा है। कभी कभी क्या हो जाता है कि मल्टीप्लाई होता ही नहीं है, और कभी कभी मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई हो ही जाए। अगर आपसे कहा जाए कि ए और बी का मल्टीप्लाई कराओ, तो ये जरूरी नहीं है कि ए बी से मल्टीप्लाई होगा। ये डिपेंड करता है इनके ऑर्डर पर। ऑर्डर पर कैसे? जैसे इसका ऑर्डर क्या है दोस्तों, इसका ऑर्डर है, देखो एक मतलब 1 2 3 पंक्तियां हैं, मतलब इसका ऑर्डर है 3, और 1 2 3 कॉलम है, मतलब इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 है। ठीक। और इसका भी 1 2 3 पंक्तियां हैं और 1 2 3 कॉलम है कि नहीं है? अगर दोस्तों ये वाला नंबर मैच करेगा, अगर इसका फर्स्ट मतलब इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, अगर ये नंबर मैच करेगा तो मल्टीप्लाई होगा। अगर मैच नहीं करेगा तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। तो पहले आपको मल्टीप्लाई करने से पहले ये चीज़ आपको चेक करनी होगी, हर एक क्वेश्चन में चेक करनी होगी। जैसे आपको एक करके दिखाते हैं कि ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। जैसे 1 2 और 2 3, इसका ऑर्डर है दोस्तों 2 क्रॉस 2। ठीक। और हम b बराबर ले लेते हैं, है ना, 1 2 3 नहीं 1 2 3 4 5 6। ठीक। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां हैं। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। अब देखो क्या इसका मल्टीप्लाई होगा? देखो यहाँ स्टार्टिंग में क्या है 2 और यहाँ क्या है, यहाँ 3, मल्टीप्लाई होगा। दोनों सेम नंबर नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई कराना संभव ही नहीं है। अगर इसका ये लास्ट वाला नंबर और इसका ये फर्स्ट वाला नंबर मैच नहीं कर रहा है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी और अच्छे से समझनी पड़ेगी, तभी आप लोग सीख पाएंगे। ठीक। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो अब मल्टीप्लाई आपको कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। मल्टीप्लाई करना कैसे है, चलो देखते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहले तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमें मल्टीप्लाई करना मतलब ए बी हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए बी हमें निकालना है। तो पहले तो इसकी एक कॉलम ली जाएगी, ये पूरी कॉलम ली जाएगी। इसमें आप लोग टिक लगा लीजिए ताकि गलती ना हो। ये कॉलम ली जाएगी और इस पूरी कॉलम को इस पूरी टेबल से हमें मल्टीप्लाई कराना है। मतलब इन तीनों नंबर का इन तीनों नंबर से कराना है। पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से कराना है। ध्यान दो, इस पूरी टेबल का इन पूरी से कराना है, इस पूरी फिर पंक्ति का इन तीनों से कराना है, फिर इस पूरी पंक्ति का फिर इन तीनों से कराना है। पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जोड़कर लिख देंगे। फिर सेकेंड वाली कॉलम उठाएंगे, फिर इस तीनों का इन तीनों से कराएंगे, फिर इन तीनों का, फिर इन तीनों से कराएंगे, फिर इन तीनों का, फिर इन तीनों से कराएंगे। मतलब पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, जो भी आएगा जोड़कर लिख देंगे।
फिर जब इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर ये तीसरा उठाएंगे, फिर इन तीनों का उसी प्रकार से करते चले जाएंगे। ठीक, जैसे आप लोगों को करके दिखाते हैं, ये वाला मल्टीप्लाई आपको करके दिखाते हैं। जैसे हमें मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ 1 है, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो इसमें आप टिक कर लीजिए, हम इसे करना, हमें इससे करना है। तो 1 का 1 से करेंगे तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। 1 का 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। 1 का 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। हो गया, इस वाली पंक्ति का हो गया। ठीक, अब नीचे वाली पंक्ति पे आओ, इस वाले का, इसका इसी से कराएंगे, अभी इसी में रहेंगे। ठीक, 2 का 1 से कराएंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। जब 1 का 2 से कराएंगे तो फिर 2 1 कम 2 हो जाएगा। 3 का 3 से कराएंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा। होगा, चलिए इसको देखो, 3 का 1 से कराएंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा। जब 2 का 2 से कराएंगे 2 2 4 हो जाएगा। जब इस 2 का इस 3 से कराएंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से ये इसका काम हो गया, कट कर दो, अब इसमें टिक लगाओ। अब इसी प्रकार से इसमें भी होगा। चलो जल्दी से कर देते हैं। 4 का 1 से करेंगे तो 4 1 कम 4, फिर 5 का 1 से करेंगे तो 5 1 कम 5, फिर 6 का 1 से करेंगे तो 6 1 कम 6 होगा। अब इसका हो गया, अब इस वाले से कराओ। 2 का 4 से कराओगे तो 4 दूनी 8, प्लस इस वाले 1 का इस वाले 5 से कराओगे तो 5 1 कम 5, और प्लस इस 3 का इस 6 से कराओगे तो 6 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। नीचे वाले का कराओ, 3 चौके 12 हो जाएगा, प्लस 2 का 5 से कराओगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, प्लस जब इस वाले 2 का 6 से कराओगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, ये भी हो गया, इसमें कट लगा दो। अब इस वाले को करो, इन तीनों से करना है। तो जब 7 का 1 से करेंगे तो 7 1 कम 7, प्लस 8 1 कम 8, प्लस 9 1 कम 9, मतलब तीनों को हो गया। ठीक, अब इन तीनों से कराओ तो 7 दूनी 14, प्लस 1 का 8 से कराएंगे तो 8 1 कम 8, प्लस जब 3 का 9 से कराएंगे तो 9 3 27 हो जाएगा। होगा, देखो एकदम सिंपल है, कठिन कुछ नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। इसमें कंफ्यूजन होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से ये क्वेश्चन समझना। जब 3 का 7 से कराएंगे तो 7 3 21 होगा, प्लस 2 का 8 से कराएंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस जब इस 2 का इस 9 से कराएंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। हो जाएगा। चलो अब इसको केवल ऐड करके लिख देना है, हमारी ए बी वाली टेबल मिल जाएगी। हमारे ए बी जो मल्टीप्लाई करना था तो मिल जाएगा। 3 2 5 1 6 हो जाएगा यहाँ, 9 4 13 हो जाएगा यहाँ, उसके बाद 6 4 10 3 13 यहाँ भी हो जाएगा, और 6 4 10 5 15 हो जाएगा यहाँ। उसके बाद ये हो जाएगा 18 8 26, और 26 5 31 हो जाएगा। 10 12 22, और 12 22 12 और जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा यहाँ। और इसके बाद यहाँ जब जोड़ेंगे 7 8 15 15 और 9 दोस्तों यहाँ हो जाएगा 24, और यहाँ क्या हो जाएगा 14 8 22 22 27 में जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 16 और 18 जोड़ो तो 34 हो जाएगा। 34 में 21 जोड़ दो तो 55 हो जाएगा, मतलब 55। दोस्तों ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ये दोस्तों सारी बेसिक चीज़ें थी, इनकी जानकारी आप लोगों को होना आवश्यक है। यदि आप लोग जानकारी नहीं लेंगे तो अगर एक्सरसाइज पर जाएंगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, फिर कहेंगे कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक, अब इतना आप लोगों ने वीडियो देखा है, सारी जानकारी आप लोगों को हो गई होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जितने टाइप डिस्कस किए हैं, सब कुछ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हमें रिप्लाई ज़रूर देंगे, ये गारंटी है। और अगर इसमें जो पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा है वो भी ज़रूर आप लोग बताना कि ये पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगा है। और दोस्तों अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है ना तो छोटा सा अंगूठे से लाइक कर देना दोस्तों। और कमेंट आप लोग करते नहीं हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, बताते नहीं हैं। कम से कम आउटपुट ही देकर जाइए, आप लोग कुछ तो बताइए मेरे वीडियो के बारे में, आप लोग बताइए। और अपने दोस्तों में भी शेयर नहीं करते हैं, कम से कम अपने घनिष्ठ वाले मित्र के पास तो शेयर ही कर दिया करो अगर वीडियो अच्छा लगा हो। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं और यहाँ तक वीडियो को देख आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये गलत बात है दोस्तों। आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं और आप लोग यार सब्सक्राइब तक नहीं करते हैं। एक छोटे सा तो काम करना है, एक सब्सक्राइब कर देना है आप लोगों को, आपका भी भला हो जाना है, हमारा भी भला हो जाना है। सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं और आप लोग ऐसे वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा ना किया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं सभी में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।
दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।